नेपाल के अंदर जो हुआ वो पूरी दुनिया के अंदर एक हेडलाइन जो है वो इस वक्त बनी हुई है और लोग इसके ऊपर बात भी कर रहे हैं, और ये कोई आम बात नहीं थी। और वहाँ पे जो प्रोटेस्ट हुए जिसकी वजह से पूरा मुल्क जो है वो उस प्रोटेस्ट में जल उठा। और मज़े की बात ये है, सरप्राइजिंगली प्रोटेस्ट करने वाली जो फ्रंट लाइन थी वो जेन ज़ी थी, यानी वो ऐसे लोग थे, नौजवान थे, जिनका मतलब सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं था, या जो मतलब अपने 40s में नहीं थे या अपने लेट 30s में नहीं थे। और इतने हालात वहाँ पे ख़राब हो गए कि वहाँ पे एक ही दिन के अंदर 19 से ज़्यादा लोग वहाँ पे सिर्फ इस वजह से वो जान से चले गए। और रिपोर्ट किया जा रहा है कि 600 से ज़्यादा जो लोग हैं वो इंजर्ड हैं, और अभी मतलब न्यूज़ अभी तक आ रही है। अभी कहा यह जा रहा है कि उनके मामलात और निगोशिएशंस हो गए हैं, लेकिन उन्होंने मजबूर कर दिया गवर्नमेंट को घुटने टेकने के ऊपर। और ये आम बात नहीं है कि यूथ के प्रेशर में आके कि इस लेवल का प्रोटेस्ट किया जाए कि जो वहाँ का पीएम है, जो कि केपी शर्मा जिनको कहते हैं, वो रिज़ाइन उनको देना पड़ गया। और ये आम बात नहीं है, ये बड़ी गैर मामूली बात है, ये छोटी बात नहीं है। अब आपको मैं बताता हूँ कि ये हुआ क्यों है। ये जितने लोग भी प्रोटेस्ट पे निकले हैं ना, ये वो लोग थे जो जॉबलेस थे, ये वो लोग थे जो करप्शन से तंग थे, ये वो लोग थे जो फेयरनेस जो है ना होने की वजह से अपने मुल्क में तंग थे। और फाइनली उनका अचानक से पारा हाई होता है और वो छोटी छोटी कम्युनिटीज़ जो हैं वो एक पूरा मॉब बनता है, और उसके बाद वो स्ट्रीट पे आते हैं। और इवन कि वो अपनी हुकूमत, गवर्नमेंट जो है वो उनके सामने मजबूर हो जाती है। और उसके बाद हालात इतने ख़राब हो जाते हैं कि आग लगा दी जाती है पार्लियामेंट बिल्डिंग्स को, अंदर घुस जाते हैं वो लोग, और इवन के जो पर्सनल रेजिडेंस है पीएम की, उनको भी जला दिया जाता है। और ये शायद 2025 में आप जो ये देख रहे हैं, हमने स्टोरीज़ में तो सुना होगा कि जी कभी आपको किसी ने कुछ कहानी सुनाई होगी कि फ़लानी 90s में ऐसे हुआ था या किसी और मुल्क में ऐसे हुआ था, लेकिन ये लाइव जो है यो यूथ ने ये पहली दफ़ा देखा है होता हुआ, और वो काबू से बाहर हो गया। और यहाँ तक कि उनको उस गवर्नमेंट को हटाना पड़ा। और इस मामले के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा वायलेंस भी हुआ है, बिल्डिंग्स को आग लगी है, इसके अलावा रेजिडेंस को जलाया गया, पीएम की रेजिडेंस को जलाया गया। फिर बहुत सारी बिल्डिंग्स ऐसी थी जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल्स थी, वहाँ पे तोड़ फोड़ की गई। लेकिन पीएम का रिज़ाइन करना जो है वो इस बात का सबूत है कि वो अंडर प्रेशर था, और आवाम की जो ताकत है वो बहुत ज़्यादा थी और वो उनसे हैंडल नहीं हो रहा था। और उससे ज़्यादा मैंने जो बात बताई कि सरप्राइजिंगली ये जेन ज़ी थी, यानी वो लोग, वो यूथ जिसको आप कहते हैं कि ये मोबाइलों में घुसी रहती है, जिसको आप कहते हैं कि ये इनका सोशल मीडिया जो है वो मोबाइल बंद नहीं होता और ये रात भर ये ऑनलाइन रहते हैं, उन्हीं की तरफ से ये इनिशिएट किया गया, और उन्हीं की तरफ से धावा बोला गया, और उन्हीं की तरफ से इनको अंडर प्रेशर किया गया, और रिज़ाइन भी दिया पीएम ने वहाँ के। अब इसमें एक जो चीज़ है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि इस तरह के जब वाक़यात होते हैं ना, तो वो डेफ़िनेटली उसका एक कॉज़ बहुत सिंपल सा ये होता है कि जब आवाम अपने ही मुल्क में वो तंग आ चुकी होती है, चाहे वो करप्शन उसकी वजह हो, चाहे उनको जॉब्स ना मिल रही हों, चाहे उनकी जो सैलरीज़ हैं या उनकी जो अर्निंग्स हैं वो कंपैटिबल नहीं है, कंपैटिटिव नहीं है, या फिर इसके अलावा कोई ऐसी गवर्नमेंट जिसके अंदर करप्ट लोग पाए जाते हैं, और ये वजह बनते हैं बाद में। मतलब ये जो एक हम मिथ हमारे जहनों के अंदर है ना कि जी कि मतलब सिर्फ ऐसे ममालिक में ही होता है, क्योंकि वहाँ पे पंजाब, एक मीम भी मैंने देखा जिसके अंदर लोग बात कर रहे थे कि जी क्योंकि वहाँ पे पंजाब पुलिस नहीं थी या आर्मी नहीं थी तो इसीलिए वहाँ पे ये हो गया, पाकिस्तान में इनकलाब इस तरह का नहीं आ सकता है। तो मैं आपको एक बात बताऊँ कि अब जो दुनिया है, अब जो ब्लॉग्स बन रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, उसमें जो अब यूथ है, जिसको अब जेन ज़ी कहते हैं, आगे आने वाले जो बच्चे हैं, वो इस चीज़ के ऊपर बहुत क्लियर हैं। और वो कानून को हाथ में लेना, या जब आप किसी भी इंसान को इस स्टेज पे आप ले जाते हैं, किसी भी तबके को आप इस स्टेज पे ले जाते हैं कि उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता, तो फिर वो इस तरह के जो है वो मामलात करता है, और वो हाथ में लेता है कानून भी। और वो आप देखें कि ये कितना ज़्यादा ये अनयूजुअल चीज़, अगर आप वैसे इसके ऊपर एक फॉर्मल थाट अपने जहन के अंदर लेके आए ना, तो आप ऐसा सोच भी नहीं सकते, लेकिन एक्चुअली में ये वहाँ पे हुआ है और उन्होंने ये करके दिखाया है। क्यों? क्योंकि अंडर एस्टिमेट किया गया था। जब जिस इंसान को या जिस तबके को या जिस तबके को आप दबाते हैं, अंडर एस्टिमेट करते हैं, तो ये अल्लाह का कानून है कि कोई भी चीज़ है वो जब अपनी हद को पहुंच जाती है, जब वो ओवरफ्लो होना शुरू हो जाती है, जब सब्र का पैमाना जो है वो लोगों का ख़त्म हो जाता है, जब उनकी बर्दाश्त ख़त्म हो जाती है, जब आप उनको इस स्टेज पे ले जाते हैं, इस नहज पे ले जाते हैं कि वो उनके पास कोई और चॉइस नहीं रहती है, तो फिर इस तरह के मामलात होते हैं। वो ये आपने नेपाल के अंदर देखा, ऐसा हुआ। और मैं आपको एक बात बताऊँ कि ये ज़रूरी नहीं होता है कि आपकी जो है आप ये बात करें कि क्योंकि जी वहाँ पर वो छोटा मुल्क था, या वहाँ पर इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी, वहाँ पर फोर्सेस की इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी, तो इसलिए जो है वो उनसे काबू नहीं पाया जा सका। जिस दिन जब भी किसी ऐसे तबके का, एक ख़ास तबके का
जब उसका सब्र ख़त्म होना है या जब उसकी बर्दाश्त ख़त्म होनी है, तो उसके बाद वो ये नहीं देखेगा या वो ये नहीं देखता कि आगे मेरे कौन खड़ा हुआ है। फिर वो जो 50 खड़े हैं, 100 आगे खड़े हैं ना, तो वो एक उसके बराबर होता है, क्योंकि आपके उसको किसी चॉइस के साथ नहीं छोड़ा है। उसने कमाना है, उसने अपना पेट भरना है और उसने अपनी ज़िंदगी को आगे लेके चलना है। उसने अपने बच्चों का भी ख्याल रखना है, अपने बच्चों की रोज़ी रोटी भी उसने कमानी है। तो अब जो मामलात हैं ना, वो उस तरफ जा रहे हैं। हम ये बहुत अरसे से बात करते आए, और जब एक सिस्टम होता है वो अपना काम नहीं कर रहा होता है, जब आप किसी भी चीज़ को दबा के रखते हैं कुछ टाइम तक, कुछ अरसे तक, तो फिर इस तरह से उसके कंसिक्वेंसेस होते हैं। और इन चीज़ों से मेरे ख़्याल में सीखना चाहिए, इन चीज़ों को खातिर में लाना चाहिए। आज से पहले ये चीज़ें नहीं आपने सुनी थी, आज से पहले ऐसा नहीं होता था, क्योंकि अब जो एक जहन आ रहा है ना, वो सोशल मीडिया के थ्रू एक जो जहन आ रहा है, उनकी वहाँ पर मेंटल कंडीशनिंग हो रही है। वो वहाँ से सीख रहे हैं, और वो वहाँ से अब ये वाले जो यूथ की अगर आप बात करें, जिनको वॉरियर्स कहा जाता कि था कि ये जी सोशल मीडिया के सिर्फ वॉरियर्स हैं, लेकिन देखें आप वो स्ट्रीट के ऊपर निकले और उन्होंने अपनी ताकत, अपनी पावर का अंदाज़ा आपको करवाया। ना सिर्फ करवाया, बल्कि उन्होंने आपको आपके घुटनों पे वो लेके आए और आपको रिज़ाइन करना पड़ा। और पीएम का रिज़ाइन करना इस बात का सबूत था, ये बहुत बड़ा एक क्लियर मैसेज था कि अवाम की जो ताकत होती है, अवाम की जो एक यूनिटी होती है, या अवाम का जो एक वोट बैंक होता है, या उनकी जो स्ट्रेंथ होती है, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। और जहाँ जहाँ उसकी ताकत को इग्नोर किया गया, वहाँ इस तरह के कंसिक्वेंसेस होते हैं। तो अल्लाह ना करे कि यहाँ पे कभी इस तरह के हालात या वाक़यात बने। इसके लिए एक और चीज़ है, मैं ये बात करूँगा ज़रूर, कि इसमें आपका जो एक माइंडसेट है ना, वो बड़ा मैटर करता है। जिस बंदे को ये पता है ना कि वो अपने हक़ के लिए लड़ रहा है, और जिस बंदे को ये यकीन है, और जो बंदा इस नीयत से निकला है कि मैंने अब अपना हक़ लेना है वापस, और मैंने करप्शन के ख़िलाफ़ उठना है, या मैंने ये जो गवर्नमेंट लेवल के ऊपर चीज़ें होती हैं, किसी भी मुल्क में इंस्टेबिलिटी होती है, जब ये सारे लोग एक हो जाते हैं ना, तो फिर आप इस ताकत को, आप इस समुंदर को नहीं रोक सकते हैं, चाहे आपके सामने कितनी बड़ी दीवार क्यों ना हो, या कितनी बड़ी आपके सामने रुकावट क्यों ना हो। हमारा प्रॉब्लम एक ये भी है कि हम इकट्ठे नहीं होते हैं। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ पे यूनिटी नहीं है। यहाँ पे तो एक गली के अंदर लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, मतलब, और अपने हक़ के लिए लड़ना। मैं ये समझता हूँ कि हम पाकिस्तानियों को, या हम जैसी जो कौम है, हमें अपना हक़, हमें ये भी नहीं पता कि हमारा हक़ क्या है। तो ये इनकलाब और इस तरह की चीज़ें वहाँ आती हैं जो गैरतमंद कौमें होती हैं, जिनको अपना हक़ पता होता है, जिनको ये पता होता है कि यार मैंने इसके ख़िलाफ़, करप्शन के ख़िलाफ़ बोलना है, और मैंने अब इसमें मेरी जान भी चले जाए तो खैर। आप प्रीवियस हिस्ट्री उठा के देखें, आपको कई ऐसी स्टोरीज़ नज़र आ जाएंगी, आपको सुनने को मिलेंगी। तो यहाँ पे जो लोग ये समझते हैं कि यहाँ पे ऐसा इनकलाब आएगा, तो येस यू आर राइट, यहाँ पे ऐसा इनकलाब नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? कि वही वाली बात कि हम लोग ना, हम एक ऐसी कौम बन चुके हैं कि मुझे सिर्फ ये पड़ी रहती है, और मुझे सिर्फ ये होगा कि सामने मेरे आग भी लगी हुई है ना, किसी और के घर, किसी और के बाइक, किसी और की गाड़ी की, तो मेरा माइंडसेट ये बन गया है कि यार शुक्र है अल्लाह का मेरी गाड़ी नहीं है, शुक्र है अल्लाह का मेरी बाइक नहीं है, शुक्र है अल्लाह का मेरा घर नहीं है। ये नहीं हम सोचते, हमें ये बताया ही नहीं गया कि वही आग की लपेट में आपका घर भी आ सकता है, या आपकी बाइक भी आ सकती है, आप ख़ुद भी उसमें जल के राख हो सकते हैं। और ये ऐसा होता है, अगर आप जाएँ कानून, कुदरत के कानून पे, तो ऐसा होता है कि जो चीज़ दूसरों के साथ होता हुआ आप देख रहे हैं, वो पलट के आपकी तरफ आती है। और ये मकाफ़ाती अमल है, और ये मेरा मतलब, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अल्लाह की तरफ से है, ये कुदरत की तरफ से है। जैसे सैलाब आया, दरिया ने अपनी जगह ख़ुद बनाई, जहाँ जहाँ पानी, आपने कितनी हर्डल्स लगाई थी, और वहाँ पे उस पानी ने अपना डेरा डाला और अपनी जगह वापस ली। इसी तरह 1 सेकंड लगता है कुदरत को अपना आप दिखाने में। तो इसीलिए पाकिस्तान में फ़िक्र ना करें, ऐसा इनकलाब नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे हम लोग मुनाफिक हैं, हम लोग गैरतमंद कौम नहीं है। हमें अपने हक़ का नहीं पता, ना हमें अपने हक़ के साथ लड़ना आता है, ना लेना आता है। हमें सिर्फ़ और सिर्फ दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम करना आता है, और हम कंफर्ट जोन में रहने वाली कौम है। हमारे सामने कत्ल भी हो रहे होंगे, हमारे सामने कोई जल रहा होगा किसी का घर, हमारे सामने जो है वो हमारे घर की तरफ भी आग आ रही होगी, तो हमारा ये माइंडसेट नहीं है, हमारी ये तरबियत नहीं हुई कि हम उसके ख़िलाफ़ खड़े हों या हम उसके बारे में बात करें। सो ये मेरा पर्सपेक्टिव है। नेपाल में जो कुछ हुआ वो उनकी यूथ की वजह से हुआ, उनके माइंडसेट की वजह से हुआ, और उनकी यूनिटी की वजह से हुआ। और उन्होंने साबित किया कि जब आप एक हो जाते हैं, और जब आपका एजेंडा एक होता है, नीयत अच्छी होती है आपकी, और आपने हक़ के ख़िलाफ़ खड़े होते हैं, और आप क्लियर होते हैं, उसमें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, तो फिर चाहे आगे कोई गवर्नमेंट हो, चाहे आगे कोई तूफ़ान हो, समुंदर हो, आपके सामने वो टिक नहीं सकता। और ऐसा ही हुआ नेपाल में। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग आपको मिली होगी, कोई वैल्यू ऐड हुई होगी। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।